नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक इन दिनों काफी सुर्खियों में है। यह वेब सीरीज साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग पर आधारित है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरीके से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आतंकियों की मांग माननी पड़ी और यात्रियों के बदले 3 खूंखार टेररिस्ट को रिहा करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त भारत के 3 ऐसे शख्स थे जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि उन खूंखार आतंकियों की रिहाई हो। इसके साथ ही कंधार में बंधकों को छुड़ाने गए अजित डोभाल ने ऐसा क्या बताया था जिससे रॉ चीफ हिल गए थे। यह बात आपको उस वेब सीरीज में नहीं बल्कि उस वक्त खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे एस दुलत ने अपनी आत्मकथा लाइफ इन द शैडोज में पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बयान किया है। यह वीडियो उन्हीं के द्वारा लिखी आत्मकथा को आधार बनाकर तैयार की गई है, जिसमें आप उस घटना से जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम उस समय रॉ चीफ रहे एस दुलत जिन्होंने यह आत्मकथा लिखी उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1940 में जन्मे अमरजीत सिंह दुलत एक खुफिया एजेंसी के प्रमुख और भारतीय खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक तथा 1999 से 2000 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व सचिव थे। यहां से रिटायरमेंट के बाद उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में जम्मू और कश्मीर पर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने जनवरी 2000 से मई 2004 तक वहां कार्य किया। दुलत लिखते हैं कि 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 शाम 5:30 पर जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुई, नकाबपोश आतंकियों ने इसे हाईजैक कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने जहाज के कप्तान देवी शरण को इसे लाहौर ले जाने को कहा। उन्होंने हवाला दिया कि जहाज में तेल कम है और लाहौर नहीं पहुंच पाएंगे। हाईजैकर्स को अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए जहाज को उतारने पर तैयार कर लिया गया। हालांकि वहां ऐसी स्थितियां बनी कि घंटे भर के अंदर जहाज फिर हवा में था। पहले इसे लाहौर ले जाया गया, फिर दुबई और वहां से कंधार। दुलत लिखते हैं कि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। भारत की तालिबान से कोई खास डीलिंग नहीं थी। हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन बन गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तय किया कि हम अपने कुछ लोगों को कंधार भेजेंगे। तब तक हाईजैकर्स की तरफ से मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकियों को रिहा करने की डिमांड आ गई। दुलत ने बताया है कि NSA ब्रिजेश मिश्रा ने मुझसे कहा कि अपने कुछ लोगों को भेज दो। मेरे दिमाग में फौरन CD सहाय और आनंद अर्नी का नाम आया। दोनों ऐसे अफसर थे जो अफगानिस्तान में काम कर चुके थे। पर IB के चीफ श्यामल दत्त ने कहा कि हमारे पास अजीत डोभाल और नेशचल संधू हैं। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू को भी टीम में शामिल कर लिया गया। पूर्व रॉ चीफ दुलत लिखते हैं कि जब नेगोशिएशन टीम वहां पहुंची तो अजीत डोभाल ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा, इस पर जल्दी कोई ठोस फैसला लेने को कहें। यहां बहुत प्रेशर है, पता नहीं क्या हो जाए। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं तो अपना जहाज लेकर यहां से निकल जाए। मेरे लिए यह भरोसा कर पाना बहुत कठिन था कि डोभाल जैसा आदमी हिम्मत हार गया है। एस दुलत अपनी आत्मकथा लाइफ इन द शैडोज में लिखते हैं कि आतंकियों को रिहा करने का फैसला निश्चित तौर पर सबसे खराब फैसलों में था, लेकिन दूसरी तरफ 160 नागरिकों की जान दांव पर लगी थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह बार बार दोहरा रहे थे कि वह किसी भी कीमत पर यात्रियों की जान बचाना चाहेंगे। बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनकी मांग माननी पड़ी। दुलत लिखते हैं कि उस वक्त कई लोगों की राय इसके विपरीत थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुलकर कभी नहीं बोला, लेकिन वह आतंकियों से बातचीत के बिल्कुल खिलाफ थे। आडवाणी के करीबी अजीत डोभाल की भी यही राय थी। चूंकि डोभाल ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना था, इसलिए उन्हें भी आतंकियों की बात माननी पड़ी। एस दुलत लिखते हैं कि इन दोनों के अलावा एक और शख्स था जो किसी भी कीमत पर आतंकियों की रिहाई नहीं चाहता था। वह थे जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। जी हां, जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से अब्दुल्ला तक आतंकियों को छोड़ने की खबर पहुंची तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। फारूक अब्दुल्ला तत्कालीन राज्यपाल गिरीश चंद्र सक्सेना से मिलने पहुंचे। वह इतने गुस्से में थे कि वो इस्तीफा देना चाहते थे।
लेकिन राज्यपाल ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। दुलत लिखते हैं कि आतंकियों को रिहा करने में 8 दिन लग गए। यह दुखद सच है कि भारत सरकार ने बहुत लंबा वक्त लिया, लेकिन उस परिस्थिति में और कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा था। दुलत लिखते हैं कि विदेश मंत्री के तौर पर उन दिनों जसवंत सिंह बहुत अकेले थे। कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। उन्होंने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक से बात की और सबसे आखिर में तालिबान के विदेश मंत्री को भी फोन घुमाया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। जब यह तय हो गया कि बंधकों को रिहा किया जाएगा, तो जसवंत सिंह ने फौरन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, अटल जी, क्या मैं साथ में चला जाऊं? दरअसल वह सारा भार अपने कंधों पर लेना चाहते थे। बता दें कि हाईजैकर्स ने शुरू में 100 आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी और एक लिस्ट भी सौंपी थी। नेगोशिएशन के दौरान यह संख्या पहले 75 पर आई और आखिर में 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर को लेकर जसवंत सिंह खुद कंधार गए। यह घटना भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए एक ब्लैक डे के रूप में दर्ज हो गया, जो आज भी रह रहकर हिंदुस्तानियों को इस घटना के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।